नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है। मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए 3 हस्तपुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें से नंबर 1 पर है आधारशिला मॉड्यूल, दूसरा है ध्यानाकर्षण और तीसरे नंबर पर है शिक्षण संग्रह। साथियों, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने की दिशा में कार्य करते हुए विभिन्न जनपदों में शिक्षकों का ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। इस एग्जाम में इन तीनों मॉड्यूल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, मैंने आधारशिला मॉड्यूल के कुछ नोट्स बनाए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। आज की इस वीडियो में आप आधारशिला मॉड्यूल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद की वीडियो में आप पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा आधारशिला मॉड्यूल नहीं आ सकता। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आधारशिला मॉड्यूल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं और ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे मेरे साथ साथ आप भी अपनी तैयारी करते रहें। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ के लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आधारशिला मॉड्यूल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। साथियों, ये क्वेश्चन इस तरह से हैं। मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी मिले और इस तरह के क्वेश्चन में से ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधारशिला हस्तपुस्तिका का निर्माण किस बात को ध्यान में रखकर किया गया है? इसका जवाब है, आधारशिला हस्तपुस्तिका का विकास इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों व गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके। तो साथियों, इसमें से क्वेश्चन, इसी एक क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि बताइए आधारशिला में कौन कौन से विषयों के लिए बताया गया है और कौन सी कक्षा के लिए बताया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, आधारशिला हस्तपुस्तिका के कितने भाग हैं? आधारशिला हस्तपुस्तिका के 6 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भाग में किसका वर्णन है? आधारशिला के पहले भाग में फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला हस्तपुस्तिका के दूसरे भाग में क्या दिया गया है? आधारशिला हस्तपुस्तिका की भाग 2 में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, आधारशिला हस्तपुस्तिका के भाग 3 में क्या दिया गया है? इसका जवाब है, आधारशिला हस्तपुस्तिका के भाग 3 में आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता विकास का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, आधारशिला हस्तपुस्तिका का भाग 4 किससे संबंधित है? जवाब है, आधारशिला हस्तपुस्तिका का भाग 4 कक्षा 3, 4 एवं 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन पर आधारित है। अगला प्रश्न, आधारशिला हस्तपुस्तिका का भाग 5 किससे संबंधित है? आधारशिला हस्तपुस्तिका का भाग 5 आकलन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला हस्तपुस्तिका के भाग 6 में क्या दिया गया है? का जवाब है, आधारशिला हस्तपुस्तिका की भाग 6 में परिशिष्ट का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम आधारशिला मॉड्यूल के कौन से भाग में दिए गए हैं?
ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो लर्निंग आउटकम भाग 1 में दिए गए हैं। साथियों, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लर्निंग आउटकम कौन से मॉड्यूल में दिए गए हैं, क्योंकि 3 मॉड्यूल हमें मिले हैं। पूछा जा सकता है कि बताइए लर्निंग आउटकम का वर्णन कौन से मॉड्यूल में दिया गया है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि लर्निंग आउटकम आधारशिला मॉड्यूल के भाग 1 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्य एवं आकलन संकेतक आधारशिला मॉड्यूल के कौन से भाग में दिए गए हैं? जवाब है भाग 1। लक्ष्य एवं आकलन संकेतक आधारशिला मॉड्यूल के भाग 1 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को समझकर पहचानते हैं, यह कौन सी कक्षा का लक्ष्य है? इसका जवाब है यह कक्षा 8 में गणित विषय का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की अवधारणात्मक समझ का विकास करना, यह कौन सी कक्षा का लक्ष्य है? इसका जवाब है शून्य की अवधारणात्मक समझ का विकास करना गणित का है और कक्षा 7 का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, फाउंडेशन लर्निंग शिविर दैनिक समय सारिणी आधारशिला मॉड्यूल के कौन से भाग में दी गई है? जवाब है भाग 1 में दी गई है। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास के लिए लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। तो कि इसका सब जवाब है बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। इसी तरह से गणित की बात आती है। गणित विषय के लिए जो गणित विषय का शिक्षण है उसमें कितने लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? तो गणित विषय के लिए 5 केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं। याद रखने की बात है, भाषा में 4 हैं और गणित में 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम कितनी श्रेणियों में विभाजित है? जवाब है लर्निंग आउटकम 3 श्रेणियों में विभाजित है। नंबर 1 पर है केंद्रित लर्निंग आउटकम, नंबर 2 पर है नेस्टेड लर्निंग आउटकम और नंबर 3 पर आता है उप लर्निंग आउटकम। अगला क्वेश्चन है, सीखना कैसी प्रक्रिया है? इसका जवाब है सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया के चरण लिखो। सीखने की प्रक्रिया ERAC क्रम में चलती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले बच्चा एक्सपीरियंस करता है, यानी कि अनुभव। E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर कंसोलिडेशन। ये लर्निंग प्रोसेस दिखाई गई है इसमें, जो कि एक चक्रीय क्रम में चलती है। ऊपर दिया गया सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है और ये ERAC के क्रम में चलती है। यानी कि सबसे पहले बच्चे को किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त कराना होता है, यानी कि उसको अनुभव कराना है, एक्सपीरियंस। फिर किए गए कार्यों के बारे में सोचना, रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आता है। एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, स्वयं करना यानी कि अभ्यास, कंसोलिडेशन यानी कि नतीजे निकालना। तो इस क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ERAC में R क्या है। नीचे ऑप्शन दे देते हैं, R फॉर रिफ्लेक्शन, R फॉर रिजल्ट, R फॉर रिजोल्यूशन, कि बताइए सही विकल्प कौन सा होगा। इसी तरह E के बारे में पूछ सकते हैं कि ERAC में E का मीन्स क्या दिया गया है। तो ये सब यहाँ पर क्लियर हो जाता है। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको चारों के बारे में बता दिया है। तो इस तरह से ये ERAC क्रम में चलती है सीखने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन आता है, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? गतिविधि 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मौखिक गतिविधियां, नंबर 2 लिखित गतिविधियां और नंबर 3 पर आता है सामग्री आधारित गतिविधियां। नंबर 4 ICT आधारित गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक गतिविधि को कितना समय देना चाहिए? मौखिक गतिविधि को 10 से 15 मिनट तक करना उचित होता है, क्योंकि इससे अधिक देर तक करने पर बच्चे उकताने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से लिखित गतिविधि को कितना समय देना चाहिए? इसका जवाब है 20 से 25 मिनट का समय लिखित गतिविधि को देना चाहिए। अगला प्रश्न, सामग्री आधारित गतिविधि को कितना समय देना चाहिए? इसका जवाब है सामग्री आधारित गतिविधि को 30 से 40 मिनट का समय देना चाहिए। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले
इसके लिए कौन से 3 पहलुओं पर किया जाता है? इसका जवाब है सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए 3 कार्य जरूरी होते हैं। नंबर 1 कक्षा प्रबंधन, नंबर 2 शिक्षण योजना और नंबर 3 आकलन और मूल्यांकन। यानी कि कक्षा में जो बच्चे बैठे हों तो उनका बैठने का तरीका सही हो। उसके बाद नंबर आता है शिक्षण योजना और फिर आकलन और मूल्यांकन। इन तीनों पर यदि हम काम करें तो सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। अगला प्रश्न, LSRW क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, आपने देखा भी होगा। इसका जवाब है LSRW भाषा सीखने सिखाने का एक क्रम है। इसी में से क्वेश्चन बनता है कि भाषा सीखने सिखाने का क्रम क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो भाषा सीखने सिखाने का क्रम LSRW होता है, जिसमें जो प्रथम चरण है वो L होता है, L फॉर लिसनिंग यानी कि सुनना। द्वितीय चरण होता है S फॉर स्पीकिंग यानी कि बोलना। और थर्ड स्टेप होता है R फॉर रीडिंग मीन्स पढ़ना। फोर्थ स्टेप W फॉर राइटिंग यानी कि लिखना। यानी कि जब बच्चा भाषा सीखता है सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, फिर वो पढ़ना शुरू करता है और सबसे बाद में वो लिखना शुरू करता है। इसको हिंदी में सुबोपली भी कहते हैं। सुनना में से सु लिया गया है, बोलना में से पहला वर्ड बोल और पढ़ना से प और लिखना से ली, यानी कि सुबोपली। सुबोपली भी भाषा सीखने सिखाने का ही क्रम है। ये हिंदी में है और LSRW अंग्रेजी में कहा जाता है। अगला प्रश्न, भाषा के कितने पहलू होते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। भाषा के 2 पहलू होते हैं। नंबर 1 यांत्रिक, जिसमें लिपि, वर्तनी शुद्धता, उच्चारण और सुलेख आता है। दूसरा होता है भाव चिंतनात्मक, जिसमें भाव यानी कि अर्थ ग्रहण करना, सोचना, प्रतिक्रिया देना और समीक्षा करना। तो भाषा के 2 पहलू होते हैं, नंबर 1 यांत्रिक और नंबर 2 भाव चिंतनात्मक। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना में भाषाई कौशल सुनना बोलना की गतिविधि के लिए कितना समय होना चाहिए? इसका जवाब है 15 मिनट। लगभग 15 मिनट का समय सुनना बोलना के लिए होना चाहिए। यानी जब आप कक्षा में जाते हैं, आप अपना प्रस्तावना जमाते हैं बच्चों को पढ़ाने से पहले, तो उसमें लगभग आपको 15 मिनट का समय देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना में भाषाई कौशल पढ़ना लिखना की गतिविधि के लिए कितना समय होना चाहिए? तो इसमें लगभग 20 मिनट का समय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना में भाषाई कौशल आकलन और सुधार की गतिविधि के लिए कितना समय होना चाहिए? जवाब है लगभग 5 मिनट। अगला क्वेश्चन है, सुनने बोलने के कौशल का विकास करने के लिए बच्चों से बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों से बातचीत के दौरान निम्नलिखित 4 प्रकार के सवाल पूछे जाने चाहिए, जिसमें से पहला आता है सूची सवाल, प्रक्रिया आधारित सवाल, और नंबर 3 पर तर्क आधारित सवाल और नंबर 4 पर कल्पना आधारित सवाल। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट चेतना किसे कहते हैं? जवाब है किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, प्रिंट चेतना कहलाती है। तो साथियों, इस वीडियो में ये थे कुछ प्रश्न जो आधारशिला मॉड्यूल से लिए गए हैं और इसी तरह क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक साथी लाभान्वित हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।